हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोग नई क्लास को लेकर आए हैं, मनी एंड बैंकिंग, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग को। आज की क्लास से हम लोग नई क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की हम लोग जो क्लास रहेगी मनी एंड बैंकिंग की, ये क्लास नंबर 1 रहेगी कि मनी के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग बैंकिंग के बारे में भी जानेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ है, कितने बैंक हम लोगों के प्राइवेट हैं, कितने बैंक सरकारी हैं, कितने बैंक स्मॉल हैं। तो इन सब की क्लास हम लोग 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में, उसके बाद करेंगे हम लोग बैंकिंग के बारे में। तो हम लोग इसमें क्लास में नंबर 1 में हम लोग करेंगे, आज की में करेंगे हम लोग मुद्रा एवं मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया हुआ है कि मनी के प्रकार के बारे में बताया हुआ है कि जैसे हॉट मनी क्या होती है, चीप मनी क्या होती है, और जैसे कि फेट मनी क्या होती है, नियर मनी क्या होती है, डियर मनी क्या होती है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो आपको डाला हुआ है। तो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट जो है, इस प्ले लिस्ट को हम लोग अलग से बना देंगे, टीजीटी पीजीटी में ये हेल्पफुल रहेगी। और रहा आप लोगों के कोर्स की बात, तो मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों का टीजीटी का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जब तक एग्जाम हो उससे पहले हम लोग सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को डेली क्लास देने की, बस आप लोगों का सपोर्ट हमें साथ में चाहिए होता है। तो हम लोग समय को खराब नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग क्लास पर। तो क्लास में सबसे पहले होता क्या है कि मुद्रा का वर्गीकरण जानेंगे कि मुद्रा का वर्गीकरण क्या होता है। मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण। अब इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी। अब मनी को हम लोग, अगर पूछा जाता है कि मनी को कितने भागों में बांटा गया था, जब हम लोग पुराने समय में जब मनी का प्रारंभ हुआ था तो लोग क्या करते थे, आप लोगों ने वाटर सिस्टम को सुना होगा, वस्तु विनिमय को। वस्तु विनिमय में होता क्या था कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। तो धीरे धीरे करके वस्तुओं को ही आदमी ने क्या किया कि मानव ने मनी के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। तो मनी को हम लोग इनके भाग करते हैं हम लोग। तो मनी को इन्होंने क्या किया है, हम लोग भाग कर लेते हैं। कितने भाग में, इन्होंने 4 भागों में मनी को बांटा है, तो हम लोग भी 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला नंबर होता है हम लोगों का, एक होता है हम लोगों का वस्तु मुद्रा। मुद्रा को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में। एक होता है हम लोगों का वस्तु मुद्रा, एक होता है हम लोगों का धातु मुद्रा, एक होता है हम लोगों का पत्र मुद्रा, और एक होता है हम लोगों का शाख मुद्रा। इनके बारे में हम लोग क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करने वाले हैं वस्तु मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कमोडिटी मनी। अब इसमें बोलता है कि इसमें होता है एक वस्तु मुद्रा योग था, एक में धातु मुद्रा योग था, एक में पत्र मुद्रा योग था, और एक में शाख मुद्रा योग था। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो हम लोगों को मुद्रा के रूप में इन्होंने माना है। तो पहले सबसे पहले कौन सा आया था, वस्तु मुद्रा, क्योंकि मानव ने वस्तुओं को पहले मुद्रा के रूप में यूज करना प्रारंभ किया था। तो अगर पूछा जाता है तो वस्तु मुद्रा में सबसे पहला हम लोगों का था, आप लोगों की अगर पहले आदि मानव की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों के जीवन में कौन आए हैं, आदि मानव लोग आए हैं। तो आदि मानव लोग में सबसे पहला अगर युग पूछा जाता है तो इसे बोलते हैं हम लोग आखेट युग। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी बताएंगे। तो आखेट युग। अब इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं हम लोग हंटिंग स्टेज। इसे क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हंटिंग स्टेज। अब इसमें क्या होता है, आखेट युग में लोग क्या करते थे कि पशुओं को, मतलब कि जो जीव जंतु होते थे उनका शिकार करते थे, और उनसे मिलने वाले जैसे कि खाल हैं और उनकी जो सींग होते हैं, उनके जो मतलब कि उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं लोग मुद्रा के रूप में यूज करते थे। तो इसे बोलते हैं वस्तु मुद्रा। किसकी हो गई, तो वो खाल के रूप में हो गई, खाल या फिर और अन्य प्रकार के जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट, मतलब कि, तो इसको हो गया वस्तु मुद्रा में रखेंगे। उसके बाद वस्तु मुद्रा को इन्होंने कई भागों में बांटा है। जैसे जैसे कि लोग सिविलाइज होते गए उस प्रकार से मुद्रा के रूप में भी परिवर्तन होता गया है। अगर दूसरा युग पूछा जाता है तो बस आखेट युग के बाद हम लोगों का कौन सा युग आया है, तो उसे बोलते हैं हम लोग चारागाह युग। क्या बोलते हैं, चारागाह युग। अब चारागाह युग में क्या होता है, तो आप लोगों को पता होता है कि इसे बोलते हैं कैटल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, कैटल स्टेज में क्या होता है
अब कैटल स्टेज में क्या होता था, तो कैटल स्टेज में लोगों ने पशुओं को मारने की जगह पे क्या करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अगर हम इसी प्रकार से वस्तुओं का शिकार करते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि पशु इस धरती पर नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, मतलब कि उन्हें अपने पास रखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जब रखना शुरू कर दिया तो इसी में उन्होंने क्या किया कि इसी को बोलते हैं, इसी में क्या किया कि उन्होंने पशुओं को मुद्रा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। अब मुद्रा के रूप में यूज कर दिया तो वो कौन कौन से पशु थे, तो जैसे कि गाय है, बैल है, गाय, बैल, बकरी, भेड़, इनको मुद्रा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है इसमें कि जैसे मान लो कि कोई हमें चीज खरीदनी है तो हमने अपना गाय को दे दिया और उससे वो चीज खरीद ली। तो इस प्रकार से मानव ने क्या किया कि पशुओं को मुद्रा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। ये हम लोगों की पहली स्टेज चल रही है, वस्तु मुद्रा युग। अब उसके बाद भी हम लोग थोड़े से और बढ़े तो उसके बाद हम लोगों ने आया कृषि युग। उसके बाद आया हम लोगों का कृषि युग। अब कृषि युग में क्या हुआ कि कृषि युग को बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टेज, एग्रीकल्चर स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि मनुष्य ने कि कृषि करना शुरू कर दिया। अब कृषि करना जब शुरू कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि जो गेहूं है, चावल है, मक्का है, इन जो मतलब कि जो मनुष्य ने वस्तुओं का उत्पादन किया है कृषि के द्वारा, उन्हीं को उसने मुद्रा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। तो कृषि युग में कौन सी मुद्रा हो गई, तो कृषि युग में हो गई हम लोगों की जो है, अगर कृषि युग में पूछा जाता है तो कृषि युग में हो गई जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, और बहुत सी चीजें जो होती हैं उनको मुद्रा के रूप में उन्होंने कृषि युग में शुरू कर दिया। तो आप लोग कहेंगे कौन कौन सी वो चीजें, तो बहुत सी चीजें हैं जैसे कि नमक है, कोड़ियां हैं, तमाकू है, बादाम है, सीप है, शंख है आदि, इनको उसने यहाँ पे शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आए हम लोगों के पास शिल्प युग, और शिल्प युग को बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट युग, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट युग। तो इसे बोलते हैं हम लोग नंबर 4 में शिल्प युग। अब शिल्प युग में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि लोगों ने हाथों से कुछ सामान बनाना शुरू कर दिए। इसमें क्या हुआ कि कुछ जो गांव की स्थापना हुई। अब गांवों में कुछ स्थापना, क्या मतलब कि गांव में लोगों ने रहना शुरू कर दिया, मतलब एक कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया इसमें, और वहीं पे सब चीज़ों का उत्पादन करने लगे। अब जब चीज़ों का उत्पादन करने लगे तो धीरे धीरे करके सारे लोगों के पास सभी चीज़ों की धीरे धीरे करके एक गाँव में एक सभी चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी। अब जब व्यवस्था हो जाएगी तो आपस में वो लोग आदान प्रदान कर लिया करेंगे। उसके बाद आए हम लोगों के पास, तो इन्होंने वस्तु मुद्रा के युग में अगर पूछा जाए तो इसमें से ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास कि अगर इसको हम लोग ज़्यादा और डिटेल में करें, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग कहेंगे कि और भी सर बता दीजिए तो हम लोग अगली क्लास में भी लेके आ जाएंगे, बिल्कुल और डिटेल में करके पीपीटी के द्वारा बना देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि पीपीटी अभी फिलहाल नहीं बन पाती है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही प्रकार से करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि धातु मुद्रा आई। जब मनुष्य ने धातु की खोज कर ली है, जैसे कि तांबा की खोज की है, तो उन्होंने द्वारा कांस्य की युग, तो उसके बाद धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा में आप लोग जानते हैं कि धातु मुद्रा में सोने, चांदी और तांबा के सिक्के जो यूज किए जाते हैं उसे हम लोग धातु मुद्रा कहते हैं। अब उसके बाद आई हम लोगों के पास पत्र मुद्रा, क्योंकि धातु मुद्रा में क्या दोष आए होंगे, कुछ भी दोष आए होंगे, क्योंकि वो जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उनकी गिसावट होती है। क्योंकि जब पैसा चलेगा एक दूसरे पर जाएगा तो हम कहीं दूसरी जगह रखेंगे तो कहीं तीसरी जगह रखेगा, तो इस प्रकार से जो वस्तुओं के मतलब की जो मुद्रा, जो अच्छी मुद्रा होती है उनमें गिसावट आएगी, और गिसावट आएगी तो वो कम होगी, और कम होगी तो इससे बहुमूल्य धातुओं में कमी होगी। तो इसीलिए धातु मुद्रा को धीरे धीरे करके बंद किया गया। अब बंद किया गया तो उसके बाद आई हम लोगों के पास पत्र मुद्रा। अब पत्र मुद्रा में कौन कौन सी मुद्रा होती हैं, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को भी हम लोग अगली क्लास में आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके प्रकार की बात कहेंगे। तो इनमें पत्र मुद्रा में अगर पूछा जाता है तो पत्र मुद्रा के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं कि पत्र मुद्रा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसे एक बोलते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ठीक है। उसके बाद होती है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा।
उसके बाद होती है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और उसके बाद होती है हम लोगों की प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा, प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा। अब इनके बारे में हम लोग भी आगे देखेंगे और इनके तो अभी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन इनके बारे में अक्सर करके हम तो थोड़ी थोड़ी बात अगर बोले जाएं तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का मतलब होता है कि एक पत्र का एक मतलब की चीज की उसमें प्रतिनिधि करना, तो उसको बोलते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। एग्जाम्पल से हम लोग आगे क्लास में बताएंगे आप लोगों को कि इसके बारे में क्या होता है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कि डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लास में। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या होती है? जो परिवर्तनशील होती है वो जैसे मान लो कि पत्र मुद्रा होती है, उसको परिवर्तन अगर किया जा सके सोने और चांदी में तो उसे बोलते हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, और जैसे सोने और चांदी में परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे अपरिवर्तनशील बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आगे इनके प्रकार में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का होता है साख मुद्रा। अब साख मुद्रा में क्या होता है कि साख मुद्रा में जो आती हैं हम लोगों की वो चेक जो होती हैं, साख मुद्रा क्या होती हैं, तो जैसे कि चेक है, विनिमय विपत्र है, विनिमय विपत्र होती हैं, हुंडी होती हैं, ऋणपत्र ऋण होते हैं, ऋण के प्रमाण जो होते हैं उन्हें ऋणपत्र बोलते हैं। तो इनकी जो बोलते हैं उन्हें हम लोग साख मुद्रा बोलते हैं। साख मुद्रा को बोलते हैं क्रेडिट मनी स्टेज। इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी स्टेज बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने अभी फिलहाल हम लोगों ने मुद्रा के विभिन्न चरण किए हुए हैं, तो अब हम लोग इनके देखने वाले हैं एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू इनसे पूछे जाते हैं मुद्रा, और इन्हीं में हम लोग करेंगे ग्रेसम का नियम भी करेंगे, क्योंकि टीजीटी में एक दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते हैं ग्रेसम का नियम, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन बस आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, बस थोड़ा छोटा सा काम है, इसको आप लोगों को करते रहना है। हम लोग अब इसके देखने वाले हैं एमसीक्यू कि एमसीक्यू बनते कैसे हैं और पूछे कैसे जाते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर आपकी पे लिखा हुआ है कि हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में ऐसे कि मान लो हम लोगों ने जो डिस्कस में नहीं कर पाए हैं वो एमसीक्यू से क्लियर कर लेंगे। तो पहले नंबर पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं की अदल बदल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दो पक्ष हैं, जैसे कि मान लो एक है और दूसरा पक्ष है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था और अभी भी चलता है, गांवों में चलता है, तो उनमें क्या चलता है कि जैसे मान लो किसी के घर पे कुछ सामान नहीं है तो उसने क्या किया कि उसने पड़ोस से ले लिया और उन्होंने कहा कि जब मेरे पास आएगा तो हम ले देंगे आपको। तो उसमें क्या हो गया कि अभी भी चलता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे चलता था कि पहले के ज़माने में जैसे मान लो एक लोगों के पास गेहूँ है, ठीक है, और दूसरे लोगों के पास चावल है। अब जिसके पास गेहूं है उसे चावल की ज़रूरत है और जिसके पास चावल है उसे गेहूं की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको गेहूं दे दिया और इन्होंने इनको क्या किया, चावल दे दिया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को वस्तु विनिमय बोलते हैं, इसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो दो पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं की अदल बदल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अदल बदल की प्रक्रिया को हम लोग वस्तु विनिमय या फिर बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि गेहूं से चावल का अदल बदल एक उदाहरण है। गेहूं से चावल का एक अदल बदल का एक उदाहरण है। मैंने अभी आप लोगों को ये क्या किया है, गेहूं और चावल का एग्जांपल बाई मिस्टेक ले लिया, कोई नहीं। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है कि वस्तु विनिमय है, ये क्रय विक्रय प्रणाली है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि क्रय विक्रय तब होता है जब मैंने कि मान लो गेहूं दे दिया और बदले में कुछ अलग चीज ले लें, चावल की नहीं, कुछ अलग चीज ले लें, उसे बोलते हैं क्रय विक्रय करना। कि गेहूं मैंने अपना बेच दिया, ठीक है, और हमें चावल की जरूरत नहीं है तो हमने उनसे चावल नहीं लिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्रय विक्रय में हम लोग उस चीज़ को रख देंगे अब जो हम लोगों को सेल परचेज की बोलते हैं। तो ये सेल परचेज तो इसमें है नहीं है, तो इसमें वस्तु विनिमय है, मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वस्तुओं के माध्यम से किए जाने वाले आदान प्रदान को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय बोलते हैं। बार बार हम लोगों को वही क्वेश्चन आ रहा है, तो लोगों ने इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं कहीं देखो ऐसा होता है कि कहीं कहीं सरल भी पूछे जाते हैं और कहीं कहीं कठिन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है लेकिन मेरा काम है पूरा 1 बाई 1 एक एक चैप्टर से कराना। अब पहले चैप्टर में ये था तो पहला चैप्टर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इसी क्रम में हम लोग चलेंगे आगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और इस प्रकार से आप लोगों को आ भी जाएगा। जो मुद्रा एवं बैंकिंग जो पहले आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था, हो सकता है कुछ लोग भूल भी गए हों, तो हम लोग उसको कर लेंगे।
वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय की आवश्यक दशाएं हैं, कौन कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। तो इसमें देखो वस्तु विनिमय देखो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो वस्तु विनिमय देखो इसका क्षेत्र जो होता है, इसका क्षेत्र असीमित होता है। तो इसका क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, इसकी दशाएं हैं, मतलब कि इसका क्षेत्र असीमित अगर हो जाएगा तो ये तो बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आदमी को ढूंढना जिससे गेहूं की बदले में चावल की जरूरत है, तो ऐसे आदमी को ढूंढना बहुत सरल कठिन हो जाएगा, क्योंकि असीमित क्षेत्र नहीं होता है। इसका क्षेत्र जो होता है, वस्तु विनिमय का क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो वस्तु विनिमय का क्षेत्र सीमित होता है। वस्तु विनिमय का क्षेत्र कैसा होता है, वस्तु विनिमय का क्षेत्र सीमित होता है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें दशाएं नहीं है, ये आवश्यक दशाएं नहीं है। विकसित समाज, विकसित समाज में ये बहुत कम काम होते हैं। विकसित समाज जैसे कि मान लो कुछ धनी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो विकसित में आएंगे, और विकसित समाज में क्या होगा कि वो उनके पास पैसा होगा तो वो अदला बदली तो करेंगे नहीं, वो तो खरीद लेंगे चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा। वस्तु विनिमय का ये आवश्यक दशाएं नहीं हो सकती। उसके बाद सरल व सीमित आवश्यकताएं, हाँ सरल व सीमित आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगा होगा कि उपयुक्त सभी होगा, लेकिन उपयुक्त सभी इसमें नहीं दिया है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि विनिमय की विशेषताएं हैं। विनिमय की विशेषताएं क्या होती हैं, तो विनिमय में पहली होती है विनिमय क्रिया में 2 पक्ष अवश्य होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए, क्योंकि अकेले तो विनिमय हम लोग कर नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों के मध्य धन का हस्तांतरण होना चाहिए। तो विनिमय में क्या होता है कि दोनों पक्षों के मध्य धन का हस्तांतरण जो होता है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी का, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विनिमय का लाभ है, विनिमय का कौन सा लाभ है, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक दास्ता, या फिर बाजार का विस्तार, या फिर युद्ध की आशंका। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर हम लोग विनिमय करते हैं, मतलब कि हम लोग ज़्यादा विनिमय करते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो हम लोगों का जो विनिमय होता है उससे बाजार का विस्तार होगा, ठीक है, बाजार का विस्तार होगा, ये होगा, जरूर होगा। अब उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय क्या कहलाता है। अगर हम लोग द्रव्य मतलब कि होता है एक द्रव्य के माध्यम से अगर किया जाने वाला जो विनिमय है वो क्या कहलाता है, वो वस्तु विनिमय कहलाता है, प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है, क्रय विक्रय कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है कि द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय क्रय विक्रय कहलाता है, क्रय विक्रय कहलाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग मोस्ट करेंगे। उसके बाद 2 पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा जो किसी ने दी होगी उसी का आंसर हम लोगों को लगाना होगा, इसमें कुछ नहीं सोच सकते। तो ये परिभाषा जो है मार्शल साहब ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष अदल बदल को वस्तु विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा कीन्स ने दी है, मार्शल ने दी है, प्रोफेसर जेवंस ने दी है, या फिर थॉमस ने दी है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ये परिभाषा जो है प्रोफेसर थॉमस ने दी थी। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वस्तु विनिमय में क्या कठिनाई होती है। वस्तु विनिमय में क्या कठिनाई होती है, तो दोहरे सहयोग का अभाव। ये भी बिल्कुल सही बात है कि दोहरे सहयोग का अभाव, मतलब कि ऐसे पक्ष को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिसे जो वस्तु हम देना चाहते हैं उसके पास भी, जैसे मान लो कि एक आदमी है, जैसे कि गेहूँ, एक मेरे पास है मान लो गेहूँ, अब हमें ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके पास चावल हो और उसे गेहूं की ज़रूरत हो। तो ये दोहरे सहयोग का अभाव है कि मतलब उसे क्या हो, गेहूं की ज़रूरत हो और उसके पास चावल हो, तो ये दोहरे सहयोग ही तो है। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि किसी के पास एक लोगों के पास है गाय, ठीक है, और एक लोगों के पास है गेहूँ। अब ये जो गेहूं वाले लोग हैं इनको चाहिए गाय, ठीक है, ये वाली गाय इनको चाहिए, और इनके पास गाय है, उन्हें चाहिए गेहूं, मतलब कि ये लेना चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं। तो अब ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी वस्तु के बदले में कितनी चीज़ दी जाए, मतलब कि पूरी गाय के बदले में कितने गेहूँ दिए जाएँ। तो ये मूल्य मापक का अभाव होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये कठिनाई है कि ये भी कठिनाई होती है। क्रय शक्ति के संचय का अभाव, मतलब कि क्रय शक्ति के संचय का अभाव, ये भी एक कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, और ये भी सबसे ज़्यादा इसको मोस्ट कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट सवाल आया हुआ है।
अभी तक हम लोगों ने अपने मन से मोस्ट किए हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मुद्रा की संस्था मानव सभ्यता के अन्य सभी आवश्यक तत्वों के समान बहुत अधिक पुरानी है और इसका प्रारंभ अतीत में ही निहित है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो दी थी वो दी थी हम लोगों के कीन्स महोदय ने दी थी। तो इसका राइट आंसर है कीन्स। इन लोगों को जो परिभाषाएं दी हुई हैं इनको हम लोगों को करना नहीं है, लेकिन क्वेश्चनों के साथ में है तो अब क्या कर सकते हैं, लिख दिया है तो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि मुद्रा के आविष्कार के संबंध में प्रचलित सिद्धांत है। मुद्रा के आविष्कार के संबंध में प्रचलित सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? मुद्रा के सिद्धांत के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि आकस्मिक विकास सिद्धांत क्या होता है और मुद्रा का विकास सिद्धांत क्या होता है। ये दोनों ही सिद्धांत मुद्रा के सिद्धांत हैं। इन दोनों पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिद्धांत मुद्रा के आविष्कार के संबंध में हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 कि मुद्रा के जन्म को विशिष्टीकरण से संबंधित करता है। विशिष्टीकरण से कौन संबंधित करता है? मॉर्सल, स्पॉल्डिंग, स्मिथ या फिर थॉमस। तो इनमें से कौन जो है मुद्रा को विशिष्टीकरण से संबंधित करता है? तो वो हैं स्मिथ साहब हैं। उन्होंने मुद्रा के जन्म को विशिष्टीकरण से संबंधित किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का कि आखेट युग में मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। आखेट युग में जो है मतलब कि हंटिंग युग में मुद्रा के रूप में किसका प्रयोग होता था? शाक मुद्रा का। तो शाक मुद्रा तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि ये तो अलग एक स्टेज थी। धातु मुद्रा ये भी एक अलग स्टेज थी। पत्र मुद्रा ये भी एक अलग स्टेज थी। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ सरल किया है लेकिन ठीक किया है, और ऐसे ही आगे मुद्रा एवं बैंकिंग को पूरा 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग की जो क्लास है हम लोगों की अब ज़्यादा नहीं रह गई हैं। 2 या 3 क्लासों में ऑडिटिंग हम लोगों की एक तरीके से पूरी हो जाएगी, टीजीटी के लिए पूरी हो जाएगी। अगर बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग बता दीजिए कि बीकॉम में इससे ऑडिटिंग से थोड़ा सा और भी ज़्यादा आता है, तो आप लोग बता दीजिए सर नहीं हम पूरी क्लास को करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।